A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a very important board question related to the first four chapter of the class 12th accountancy of the part B, that is an analysis of financial statement. And you know very well, in the last few videos, we already discussed the theoretical as well as the numerical questions, board questions related to the first 2 to 3 chapters of class 12 accountancy part B. So in this video, let's discuss the few of the important theoretical as well as numerical questions related to the first 4 chapters of the class 12 accountancy part B, that is in financial statement of the company and analysis of financial statement, tools for the financial statement analysis, common size statement, comparative statement, trend analysis, and different interrelated topics related to these chapters. So without creating any delay, let's start the first topic of today's video. That is in first question of today's video. That is in what are the difference between the interfirm and intrafirm analysis? The first question will be a intrafirm versus interfirm analysis. Okay, the second question of today's video is how we will prepare the comparative and common size statement. And number third will be what is trend analysis. So आज हमारे इस वीडियोस में इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट आउट ऑफ टुडेज टॉपिक, टुडेज वीडियो, दैट इज एन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म एनालिसिस. Comparison, which is known as in types of comparison. You know very well, there are basically two types of the comparison, that is an interfirm comparison and intrafirm comparison. जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो दो तरह के कंपैरिजन की बात होती है, एक इंट्राफर्म और इंटरफर्म. ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2015 में कंपार्टमेंट में और 2018 में ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में आ चुका है. और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म डायरेक्ट नहीं पूछा गया, ऐसे पूछा गया जैसे इंटरफर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राफर्म क्या, जैसे पहले इंटरफर्म क्या होती है, इंटरफर्म दो फर्म के बीच में कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म, दो फर्म के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर बिटवीन टू फर्म, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफर्म. यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन द टू फर्म, जैसे एक्स लिमिटेड का हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद द वाई लिमिटेड फॉर सेम पीरियड सेम रहेगा. जैसे 2020 और 21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन कर, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन. इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फर्म, हम सिंगल फर्म के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी फर्म एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके ईयर अलग अलग है, फॉर डिफरेंट पीरियड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राफर्म कंपैरिजन. इसमें जैसे एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन 2020 और 21 का कंपैरिजन 2019 और 20 के साथ कर, ठीक है. वाई लिमिटेड अपना कंपैरिजन अपने प्रीवियस ईयर से कर रही है, करंट ईयर का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं. नेम द टाइप्स ऑफ द कंपैरिजन इन विच the comparison between the two firm for the same period and comparison between the single firm. तो जहां सिंगल फर्म की बात होती है वो इंट्राफर्म होता है और जहां टू फर्म की बात होती है वो इंटरफर्म होता है. इंटरफर्म में पीरियड सेम होता है और इंटरफर्म में पीरियड अलग अलग होते हैं. इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपका थ्योरेटिकल में जो इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेस क्या होता है,
जैसे अगर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल और एक बनता है बैलेंस शीट। तो जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, टोटल ऑफ होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से इवेल्युएट कर लीजिए, समझ लीजिए और अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फॉर्मेट ऑफ द वेरी वेल कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। ओके, सो द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, जो वैल्यूज हैं वो कब की हैं, ये एब्सोल्यूट फिगर्स, प्रीवियस ईयर इज 2016-17 एंड करंट ईयर इज 17-18। ओके, दीज आर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद दिया हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज एंड दैट इज इन परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। ये कुछ मैंने एक रफली फॉर्मेट बना दिया जिससे आप देख सको कि एग्जामिनेशन में हमें कैसे बनाना है। और इसके अलावा भी हमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अबाउट द फिगर्स, अबाउट द ईयर्स एट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख एंड 8 लाख। सबसे पहला हमारा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन and the value is 5 lakh and 8 lakh. So change कितना हो गया, change will be a 3 lakh. Absolute change कैसे निकालेंगे, 3 lakh is divided by 5 lakh into 100. मैंने बताया था जो absolute change है it will be divided by the previous year and multiplied by 100. Okay, the number second is other income. There is no other income. Okay, और यही आपकी हो जाएगी टोटल इनकम। एंड टोटल इनकम जो है वो वही रहेगी 1 + 2, दैट इज इन 5 लाख, 8 लाख, 3 लाख एंड द परसेंटेज जो भी आएगा, अकॉर्डिंग टू मी द परसेंटेज विल बी अ, पता है क्या आएगा, यस 60%। यहां आप लिखोगे नहीं, इस वैल्यूज को यहां लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने इधर स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि आप यहां एग्जैक्ट परसेंटेज लिखो और यहां आप कैलकुलेशन दिखा दो। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, जो वैल्यू है या आप कहीं अलग जगह आप क्या करोगे, शो करोगे। ठीक, ये हो गई टोटल इनकम। अब फोर्थ होता है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस विल बी अ, first is cost of revenue from operation, cost of revenue from operation and other expense. Cost of revenue from operation will be a 70% of this, इसका 70% is 3,50,000 and 8 lakh का 70% is 55,60,000 and other expense is 70% of RFO and other expense will be a 5% of RFO. 5% of what? 5 lakh का 5% is 25,000 and 8 lakh का 5% is 40,000. So total will be a 3,75,000 and it will be a total of 4 total expense, and this will be a 6 lakh. Difference will be a 560 minus 350, 110 and this will be a 15,000. और यहाँ आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 110 divided by 350 into 100. ओके, और ये कैसे निकालोगे, 15,000 divided by
25,000 इंटू 100, तो ये आपका ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO का और ये आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंस का, एंड दिस विल बी 1,25,000। और इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 125 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100। उसके बाद आप निकालोगे फिफ्थ विल बी अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे? थर्ड माइनस फोर्थ, जो 5 लाख है उसमें 375 माइनस करो तो आएगा 125, 8 लाख में 6 लाख माइनस करो तो आ जाएगा 2 लाख, एंड डिफरेंस विल बी 75,000। और अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है? करंट ईयर 2 लाख, प्रीवियस ईयर इज 125, एंड ये कैसे निकलेगा आपका? 75 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। इसे मैंने आपको एक्सप्रेशन दे दिया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एंड लास्ट विल बी अ 50% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यू नो वेरिएबल आप 50% निकालकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एंड प्लीज सेंड मी द आंसर थ्रू द व्हाट्सएप, किसका कितना परसेंटेज आया। प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन, ठीक है। और ये 6 है आपका टैक्स का रेट है 50%। सो प्लीज कंप्लीट दिस सॉल्यूशन एंड सेंड मी द क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप, ओके। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन इन कंपार्टमेंट। क्वेश्चन इज Brinda Limited has furnished the following information. The first is 25%, 10% debenture of 100 each, bank loan of 10 lakh repayable after 5 years, and interest on debenture is yet to be paid. The three information are given. First will be 25,000, 10% debenture of 100 each. Number second, ये क्वेश्चन बस आपको थोड़ा सा फंसा दिया कि बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख रीपेबल आफ्टर 5 ईयर, यानी लॉन्ग टर्म लोन है, ओके। नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज yet to paid। ये तीनों ही लायबिलिटीज है, लेकिन आपको ये क्लासिफाई करनी पड़ेगी कौन सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है, इज नॉट पेड कंप्लीटली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज येट टू पेड। सो ये जो वैल्यू है आपकी पहला वाला, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज एन 25,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, सो इट विल बी शोन इन द liability, equity and liability side, equity and liability side, और उसके किसमें, इसमें हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी में। सीक्वेंस समझिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जाएंगे बैलेंस शीट के, उसके नॉन करेंट लायबिलिटी में किस हेड में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे, ओके। और कितना लिखेंगे, द वैल्यू इज 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड द वैल्यू इज 25। इज दैट क्लियर? बैंक लोन भी वही 10 लाख का है, रेपेबल आफ्टर 5 ईयर है, सेम इज इट इज। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अंडर द नॉन करेंट लायबिलिटी हेड, एंड द सब हेड विल बी अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट विल बी अ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 8 टू पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा, 5 lakh into 10% is 2,50,000. It will be shown in the equity and liability side of the balance sheet under the current liability head, under the other current liability subhead. उसी तरह से क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि आपको ये बताना था कि ये जो क्वेश्चंस, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइटम्स हैं, इन्हें हम कहां शो करेंगे, ओके। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, okay. Next is short term provision,
थर्ड विल बी अ ब्रांड. इसे हम लोग बैलेंस शीट के किस हेड और किस सब हेड में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब शो करेंगे. सो कैपिटल रिडम्पशन इज द नेम से ही क्लियर है. इट विल बी शोन इन अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड अंडर द रिजर्व एंड surplus subhead, and side is equity and liability side. Short term provision is under the head of non current liability under the short term provision. अलग से एक हेड ही होता है सब हेड. जैसे कि कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं. एंड नंबर थर्ड विल बी अ ब्रांड. ब्रांड इज एन शोन अंडर द साइड ऑफ द एसेट्स. एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं, और इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं? इट विल बी शोन इन द नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ब्रांड इज अ नॉन करंट एसेट्स अंडर द सब हेड ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल. तो आप देखो इसमें कुछ आइटम्स जो हैं वो लायबिलिटी के पूछ लिए गए, कुछ एसेट्स के भी पूछ लिए गए. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लायबिलिटी का पूछेगा, सिर्फ एसेट्स का ही पूछेगा. ओके. Now we are moving to the some of the important practical questions related to the issue of share, and this question includes the entries related to the forfeiture, reissue, as well as the preparation of the balance sheet of the companies. So the first question which are related to the that is board questions related to issue of share. Okay, so the first question is Ritwik Limited forfeited 250 share of 100 each issued at 10% premium for non-payment of allotment money of 30 per share including premium, and the first call of rupees 30 per share. The final call of rupees 20 was not yet called. 100 of these share were reissued at 80 paid up and 90 per share. Past necessary entries of the forfeiture and the reissue of the share. So in this situation, first of all we pass the entries, that is an share capital account debit, security premium reserve account debit to, this is DR, to share forfeiture to calls in area. Okay, so the first you can see that the forfeited share is 250 of rupees 100 each, so 250 multiplied by 100, but final call was not made, so that's why it will be 80, and premium will be 250 multiplied by 20, और उस पे आपको कितना नहीं मिला? 30 प्लस 30 आपको नहीं मिला, 60 रुपीज आपको नहीं मिले 250 शेयर पे. सो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यू कैन सी दैट this is an 20,000 and it will be a 5,000 and this will be a 15,000, so remaining value will be a 10,000 because premium आपको नहीं मिला. एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया? शेयर को रीइश्यू कर दिया. सो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? किस पे इशू किया? 80 पेड अप है, ठीक है, 80 पेड अप है, 90 पर शेयर, सो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 100 शेयर आपने 80 का मान के रीइश्यू किया, यानी 8000 का, बट कितने पे रीइश्यू किया? 90 पे, सो 9000 आपको मिला, सो 1000 आपका क्या हो गया?
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद नंबर थर्ड, यू नो वेरी वेल, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर हम क्या करते हैं, बैलेंस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होता है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस अमाउंट यूज्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। सो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है आपकी 10,000, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है 250, रीइश्यूड कितना है 100 और अमाउंट यूटिलाइज कुछ भी नहीं है। सो कितना हो जाएगा ये आपका, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 005, that is in 4,000. Now we are moving to the next question, and this question is related to the preparation of the balance sheet, and this question is asked in the year 2020 sample paper. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 2020 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया है और कहा गया है वी हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, एंड द क्वेश्चन इज X Limited offered 50,000 equity share of ₹100 each at a premium of 20, payable as follows: application ₹50, allotment ₹40 including premium, balance on first and final call. The bank account of the company has received 35 lakh on account of the application money. X Limited decided to allot share to all applicants on the pro rata basis. The balance in calls in error at the time of the allotment and the first and final call amounted to 1 lakh and 1,50,000 respectively. You have, and these shares were reissued, forfeited and reissued at ₹90 per share as fully paid up. तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने से पहले यू नो वेरी वेल कि हम पहले बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाते हैं. What is the format of the balance sheet? This is the format of the balance sheet. Particulars, note number, amount. सबसे पहला क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी. उसके बाद शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल. इसका हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट. ठीक, नोट्स टू अकाउंट बनाते वक्त मैंने आपको बताया था कंपनी पहले एथराइज देखती है, इशूड देखती है, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप. तो नोट्स टू अकाउंट अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो उसमें 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है. द 3 इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट, शेयर कैपिटल. इसको कैसे लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि सब्सक्राइब शेयर, उसमें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं फॉरफिटेड शेयर, प्लस करते हैं रीइश्यूड शेयर, और उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पेड अप वैल्यू से. ठीक है, तो जो शेयर कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पेड अप, सॉरी कॉल्ड अप. उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, माइनस करते हैं इसमें से कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर की क्या डेफिनेशन थी एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट. कॉल्स इन एरियर मतलब एरियर अमाउंट ऑफ सच शेयर ऑन विच एरियर अमाउंट ऑन ऑफ दो शेयर which are not reissued, which are not forfeited. जिस शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है
उसके शेयर पे अगर कोई एरियर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका प्लस शेयर फॉर फीचर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर फीचर अमाउंट ऑफ दो शेयर विच आर नॉट इशूड, वो शेयर जो रीशूड नहीं हुआ है, रीशूड नहीं हुआ है, उसके फॉर फीचर के पैसे को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट कि कंपनी के एरियर कितना हुआ, अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ, क्योंकि यहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ है। अगर हम देखें तो उस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे एरियर जो हुआ है, एरियर और अलॉटमेंट वो हुआ 1 लाख और अलॉटमेंट मनी कितने से 50, अलॉटमेंट मनी 40। सो कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, 2500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। कॉल्स की बात करें अगर हम लोग तो उस पर 1,50,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 1,50,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, 1,50,000 रुपए नहीं मिला। और फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की थी, आपकी बैलेंस थी। बैलेंस मतलब कितना बच गया आपका 50 90 30 रुपीज, सो 5,000 शेयर। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें 5,000 शेयर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी कितना शेयर फॉरफिट करेगी, 5,000 कि 2,500। कंपनी इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसलिए कंपनी टोटल 5,000 शेयर फॉरफिट करेगी और उतने ही शेयर कंपनी को रीइश्यू भी करना है। तो अगर हम नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट में अब इस चीज को अगर हम यहां शिफ्ट करते हैं, यहां अगर हम शो कर रहे हैं इस तरह से देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। कैसे लिखेंगे, सब्सक्राइब शेयर माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइश्यू। सब्सक्राइब कितना हुआ है, कंपनी ने कितना किया है, टोटल शेयर सब्सक्राइब करेंगे 50,000। सो 50,000, फॉरफिट कितना हुआ 5,000, रीइश्यूड कितना हुआ 5,000, तो पूरा कितना हो गया 50,000। और उसकी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉल्ड अप कितने से 100 रुपीज से। उसमें माइनस करते हैं एरियर, कोई ऐसा शेयर है जिसे हमने फॉरफिट नहीं किया है, हमने तो सारे शेयर को फॉरफिट कर लिया है। और क्या ऐसा कोई शेयर है जिसको हमने रीइश्यू नहीं किया है, नहीं सर, हमने सारे शेयर को क्या कर दिया है, रीशूट कर दिया है। तो यहां आपका शेयर कैपिटल का आंसर कितना आएगा 50 है, ना एरियर है ना फॉरफिचर है, सो द आंसर विल बी 50 लाख। इस चीजों को आप अपनी कॉपीज में नोट कर लो, ओके। लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which are related to the board questions of the chapter number 1, that is an NPO. Okay, it is very clear in this question, you have to find out the consumption of the stationery. Okay, so आपको ये find out करना है, calculation of amount of stationery consumed. आपको स्टेशनरी कंज्यूम्ड अमाउंट फाइंड आउट करनी है। एंड इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी इज गिवन, ड्यू इज गिवन, एंड अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी इज ऑल्सो गिवन। परचेज इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। एंड सो हमें आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेमेंट कितना किया हमने स्टेशनरी के लिए, पेमेंट फॉर स्टेशनरी हमने स्टेशनरी के लिए पे किया 1,36,000। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी।
उसी तरह ड्यू 4 है तो बिगनिंग का क्या करेंगे माइनस और एंड का क्या करेंगे प्लस, ओपनिंग ड्यू माइनस एंड क्लोजिंग ड्यू क्या करेंगे प्लस. सो ओपनिंग स्टॉक इज 15,000, closing stock is 16,800, opening due for stationery will be 18,000 and closing will be a 25,200. So ये दोनों वैल्यू माइनस होगी. जो ये आंसर आएगा it will be shown in the amount debited to income and expenditure account and the answer will be 141,400. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीबीएसई के 2019 के एग्जामिनेशन में आ चुका है. सो प्लीज नोट डाउन. ओके, so I hope today we cleared all the things and all the important questions very easily, and in the next video let's be discussed and revise each and every topic from the whole syllabus of the class 12th accountancy. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.